अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं, इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या बेसिक्स हैं, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपका बिल्कुल प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी बेसिक्स जान लीजिए, ताकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने बैठें अपना, अपने किसी दोस्त का, अपने किसी रिलेटिव का, अपने किसी कस्टमर का, किसी का भी भरने बैठें, तो आप जो है वो सारी चीज़ें आपको पता हों। सारी चीज़ें ना सही, अगर कम से कम कुछ बेसिक्स भी आपको पता हो जो कि नॉर्मली यूज़ होती है, तो आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं फ़ाइल करता हूँ, ठीक है। तो मैं खैर अपना दोस्तों का भी फ़ाइल करता हूँ, मैं अपने मामू का भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, और भी बहुत सारे लोगों का फ़ाइल करता हूँ। अच्छा, मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करता, लेकिन आप अगर किसी का भी टैक्स फाइल करते हैं तो आप उससे पैसे चार्ज कर सकते हैं, 100, 1000, 200, जो भी आपको मुनासिब लगे। खैर, बहरहाल कुछ बेसिक बातें समझना बहुत ज़रूरी है। अब इनकम टैक्स जो है वो किस शख्स पर लाजिम है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। सैलरी पर्सन की अगर हम बात करें, सैलरीड पर्सन की, सही है, यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरीड पर्सन, यानी कि जो तनख्वाह पर लोग काम करते हैं। तो अगर आपकी तनख्वाह 6 लाख रुपए से कम है सालाना, एक महीने के नहीं, सालाना, पूरे साल की, पूरे साल का मतलब हो गया कि अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है, तो आपको 0% टैक्स देना है। सही है। मंथली इनकम अगर 60,000 होगी, सॉरी 50,000 रुपये होगी, और उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएंगे 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए अगर पूरे साल की इनकम बनती है या इससे कम बनती है, तो आपको 0% टैक्स देना है। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए बनी, 4.5 लाख रुपए बनी, 5.5 लाख रुपए बनी, तो आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना। हाँ, लेकिन आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ये दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो, मेरा टैक्स नहीं बनता, इसीलिए मैं टैक्स भरूंगा नहीं। फॉर्म ज़रूर जमा करवाएंगे आप, उस फॉर्म पे मेंशन करेंगे कि भाई मेरी जो इनकम है वो 6 लाख से कम है, इसीलिए मैं टैक्स नहीं भरूंगा। गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख रुपए से कम, यानी 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है, पूरे साल की इनकम की बात हो रही है, 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है, तो आपको 2.5% टैक्स देना पड़ेगा। अब 2.5% किस पर देना पड़ेगा? जो भी 6 लाख से ऊपर अमाउंट होगा। मिसाल के तौर पर आपके पूरे साल की इनकम बनी है 8 लाख रुपए। अब आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा हो गई तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आपको 8 लाख पर 2.5% टैक्स नहीं देना, बल्कि आपको 6 लाख से ऊपर जो भी पैसे कमाए, 6 लाख से कितने ऊपर कमाए आपने? 2 लाख रुपए। सही है। तो 2 लाख पर आपको 2.5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। ये तरीक़ेकार है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा हो जाए लेकिन 24 लाख रुपए से कम है, 12 लाख से ज़्यादा है लेकिन 24 लाख रुपए से कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको 15,000 रुपये फिक्स देने पड़ेंगे, और जो अमाउंट 12 लाख से ज़्यादा होगा उस पर 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल आपकी इनकम हुई है 15 लाख रुपए पूरे साल की, तो 15 लाख रुपए अगर इनकम हुई है तो 12 लाख से कितनी ज़्यादा हो गई? 3 लाख रुपए ज़्यादा हो गई। तो 3 लाख पर 12.5% निकालेंगे, जो भी अमाउंट बनेगा तकरीबन 36-40 हज़ार रुपये बनेगा। 40 हज़ार रुपये वो, 38 हज़ार रुपये वो बनेंगे। 38,000 प्लस 15,000, ये दोनों मिलाकर बन जाएंगे आपके 53,000। तो आपको गवर्नमेंट को टोटल 53,000 टैक्स देना पड़ेगा। कब? जब आपकी सालाना इनकम 15 लाख रुपए होगी। एंड सो ऑन, और इसी तरीके से ही आगे प्रोसीजर जो है वो चलता चला जा रहा है। सही जनाब। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है, बल्कि आप कोई कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस अगर आप करते हैं, छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं, तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार है? तो उसका तरीका ये है कि अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए से कम है तो कोई टैक्स नहीं देना। 6 लाख रुपए से ज़्यादा, यानी वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है। सही है। 6 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 8 लाख रुपए से कम है। अब यहाँ पर जो पैटर्न है ना, वो 6 लाख से 8 लाख के दरमियान है, या 6 लाख से 12 लाख के दरमियान था, या 6 लाख से 8 लाख के दरमियान है। अगर 6 लाख से 8 लाख के दरमियान है तो आपको गवर्नमेंट को 5% टैक्स देना पड़ेगा। किस अमाउंट पर? जो 6 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट होगा। ठीक। अगर 8 लाख से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है, तो 10,000 रुपये फिक्स है, प्लस 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। यानी वही पैटर्न पैटर्न वही है, बस स्लैब चेंज हो गया। 6 लाख से 12 लाख था, या 6 लाख से 8 लाख हो गया, फिर 8 लाख से 12 लाख हो गया, और परसेंटेजेस जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। यहाँ पे 2.5% के बजाय कितना हो गया? 5% हो गया। ठीक। यहाँ 50,000 के बजाय कितना हो गया? 10,000 हो गया। एंड सो ऑन, परसेंटेजेस चेंज है, अमाउंट चेंज है, एंड सो ऑन, ये पैटर्न है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप जो यहाँ पर अपनी इनकम की बात करते हैं, वो कब से कब तक की इनकम इसके अंदर शामिल होनी चाहिए, ये बात जहन में रखिएगा कि आप जब इस यहाँ पर इनकम की बात करेंगे, पूरे साल की इनकम, तो साल कब शुरू होगा? जनवरी से शुरू नहीं करेंगे भाई साल। आप अपना साल शुरू करेंगे जुलाई 1 से, और ख़त्म करेंगे जून 30 पर। यानी आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, कारोबार करते हैं, कुछ भी करते हैं, जुलाई 1 से आपने जो भी कमाना शुरू किया होगा, और जून 30 तक आपने, 30 जून तक जो भी कमाया होगा, उन सब को आप नोट डाउन करेंगे एक पेपर पे, कहीं पर भी नोट करेंगे, और फिर उसके हिसाब से अपना टैक्स जो है वो रिटर्न यानी फाइल करेंगे।
सही है। अब फॉर एग्जांपल आप टैक्स भर रहे हैं अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में बैठ के आप टैक्स भर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हो कि आप जुलाई से लेकर अगस्त तक की सारी इनकम उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि भाई मैं तो अगस्त में भर रहा हूँ। नहीं जी, आपको टैक्स में जो भी इनकम फाइल करनी है वो कहाँ तक लेनी है, सिर्फ जून तक लेनी है। और कहाँ से लेनी है, जुलाई से लेनी, जुलाई से जून, जुलाई से जून, जुलाई से जून, ये पैटर्न जो है वो आपका चलता चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आप जो है वो जुलाई 1 2022 से अपनी इनकम शुरू कर रहे हैं, और जुलाई 1 2022 से जब शुरू करेंगे तो ये ख़त्म कहाँ होगा, 30 जून 2023 पर जाकर ये ख़त्म होगा। तो जो आपका टैक्स ईयर कहलाएगा वो कहलाएगा 2023 का टैक्स ईयर कहलाएगा। सही जी, टैक्स ईयर कौन सा कहलाएगा, 2023 का कहलाएगा। अब अगर आप अपनी इनकम जो है वो फॉर एग्जांपल जुलाई 1 2019 से शुरू करते हैं तो ख़त्म कहाँ होगा ये, 30 जून 2020 पे जाकर ख़त्म होगा। 2019 में शुरू होगा तो कहाँ ख़त्म होगा, 2020 में जाके शुरू होगा, ख़त्म होगा। तो आपका जो टैक्स ईयर कहलाएगा वो कौन सा टैक्स ईयर कहलाएगा, 2020। यानी जिस ईयर में जाकर वो ख़त्म हो रहा है ना, आसान लफ्ज़ों में जिस ईयर में ख़त्म हो रहा है बस वही आपका टैक्स ईयर कहलाएगा। सही जनाब। अब इनकम टैक्स भरने के लिए कुछ बेसिक बातें और हैं। ये इनकम टैक्स की एक वेबसाइट होगी, ये नहीं, ये तो खैर हमारी वेबसाइट है, इसको छोड़ दी। ये इनकम टैक्स भरने की एक वेबसाइट है, ये कहाँ से लॉगिन होती है, कैसे होती है, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ कुछ बातें समझानी है। ये कहलाता है आपका डैशबोर्ड। ठीक है जी। इस डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी बातें हैं। अगर आपको कोई नोटिस आया है तो वो यहाँ पर होगा, आपने कोई फॉर्म फिल किया और अभी उसे तक सबमिट नहीं किया तो वो यहाँ शो होगा, कोई आपने फॉर्म जमा करवा दिया लेकिन अभी तक वो वेरीफाई नहीं हुआ है तो वो यहाँ आउटबॉक्स में शो होगा, और आपका कोई फॉर्म जमा हुआ था और वो वेरीफाई हो गया, एफबीआर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो वो यहाँ कंप्लीटेड टास्क में शो होगा। ये जो वेबसाइट है ये 2.0 है इस वक्त, यानी कि ये आप समझ लीजिए कि हर साल ये इसकी शक्ल तब्दील होती रहती है। तो हो सकता है कि अगले साल इसकी शक्ल तब्दील हो जाए, उसके अगले साल फिर तब्दील हो जाए, तब्दील होगी तो इंशाल्लाह हम तब्दील करके आपको बताएंगे। लेकिन पैटर्न आपका तकरीबन एक ही रहता है, पैटर्न शक्ल तब्दील होती चली जाएगी बस, लेकिन सिर्फ जो मामलात हैं काम करने के, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके वही रहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो नहीं हिलेंगे। ठीक है जी। अब कुछ और बातें यहाँ पर समझते हैं हम। यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर बहुत बेसिक बातें हैं कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो ये सैलरीड पर्सन के हवाले से फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर टैक्स पीरियड की बात कर रहा है, तो टैक्स पीरियड आप कौन सा लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा पीरियड शुरू हो रहा है, एक अज्यूम करता हूँ कि मेरा पीरियड शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2020 से और ख़त्म हो रहा है 30 जून 2021 पे, तो मेरा टैक्स पीरियड कौन सा कहलाएगा, 2021, जहाँ ख़त्म हो रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ 2021 लिखूंगा, देखिए वो बता रहा है कि 1 जुलाई 2020 से शुरू हुआ, ख़त्म कहाँ हो रहा है, 30 जून 2021 पे आके ख़त्म हो रहा है। तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई ये टैक्स आप ऑलरेडी भर चुके हैं, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2020 लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, 2020 को सिलेक्ट किया मैंने, कंटिन्यू किया। अब ये एक फॉर्म है, इसमें कुछ बेसिक बातें जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फ़िलहाल मैं सिर्फ सैलरीड पर्सन के हवाले से समझा रहा हूँ, जब बिज़नेस की बात करेंगे तो उसको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे, चीज़ें हम समझते रहेंगे। ये आपका कुछ फॉर्मेट है। अच्छा, ये यहाँ पर तरीक़ाकार देखें, यहाँ पे डाटा है, पेमेंट है, एट्रीब्यूट है, यहाँ पर सैलरी है, अदर सोर्स है, फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर है, टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स है, और वेल्थ स्टेटमेंट है। ये इसके अंदर कुछ ये फॉर्मेट्स है। अच्छा, इसको मैं बंद करता हूँ। बंद करने के बाद देखिए ये कहाँ शो होगा, मुझे ड्राफ्ट में शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट में शो हो रहा है, इसको आप चाहें तो डिलीट कर दीजिए। ये मैंने इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ भाई। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, 2021 लिख के देखता हूँ सिलेक्ट होता है क्या नहीं होता। ओके, ये अब जो है इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें मेरा बिजनेस भी है। देखिए सैलरी आई, प्रॉपर्टी आई, उसके बाद यहाँ पर जिक्र किसका आ गया, बिजनेस का आ गया। एक चीज़ का इसमें इजाफा हो गया, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, फॉरेन सोर्स है, टैक्स चार्जेबल है, वेल्थ स्टेटमेंट, बाकी सब कुछ वही है, सब इसमें किसका इजाफा हो गया, बिजनेस का इजाफा हो गया। तो फिलहाल मैं इसे दोबारा से बंद कर देता हूँ। अच्छा, ऊपर भी चीज़ें चेंज हो गई थी। खैर, वापस आता हूँ मैं आपको फ़िलहाल ये समझा दूँ। 2021 लिख के, अब ये एरर दे देगा, बोलेगा आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ से पहले ड्राफ्ट में से उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मैं उसको सेलेक्ट कर, जैसे ही आपने कोई फॉर्म ओपन किया वो आपके ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगा। 2021,
ओके अब ये मेरे पास डाटा देखिए, गौर करेंगे फिर दोबारा वही डाटा है, सैलरी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चर है, टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स है और बैलेंस स्टेटमेंट। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ कम हो गई, क्या चीज़ कम हो गई यहाँ से? बिजनेस कम हो गया, ठीक है। अच्छा अब आइए ज़रा इस चीज़ को समझते हैं। जो ज़रूरी बात है मैं सिर्फ वो समझाऊंगा, सब कुछ नहीं समझाऊंगा। अगर आपको सैलरी मिलती है, किसी भी जगह पर आप जॉब करते हैं, जॉब से आपको जब सैलरी मिलती है तो आपको एक स्लिप मिलती होगी जो कि सैलरी स्लिप कहलाती है, या फिर पे स्लिप भी आप उसे कहते हैं, वट एवर जो भी आप उसे कहिए। तो उसमें जो भी इनकम है आपकी, वो इनकम आप यहाँ लिखते हैं इस जगह पर, वो कहलाती है आपकी पे। कोई अलाउंसेस वगैरह हैं वो यहाँ लिखते हैं, एक्सपेंडिचर रिम्बर्स हुए हैं वो यहाँ लिखते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा नॉर्मली हम करते क्या है, हम करते हैं कि भाई कौन अलाउंसेस अलाउंसेस को अलग करके लिखे, तो हम पूरी सैलरी को एक साथ यहाँ पर ऐड करके एक साथ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन का मतलब ये होता है कि अगर आपको अपने किसी भी एसेट को बेचने में कोई गेन या लॉस हुआ है तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी बेचने में आपको गेन हुआ है, वो आप यहाँ शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल गेन हो गया, सही। अच्छा इसके बाद आते हैं अदर सोर्सेज। अगर अदर किसी सोर्सेज से आपको कहीं से इनकम वगैरह आई है, कोई आपको इंटरेस्ट वगैरह मिला है, या कहीं और से आपको पेंशन, जैसे पेंशन का जिक्र है, कहीं से भी आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम वगैरह अगर रिसीव हुई है तो वो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर आपको कोई फॉरेन सोर्स से इनकम आई है, यानी कहीं बाहर से कोई इनकम आई है, जैसे मिसाल के तौर पर आप फ्रीलांसर हैं तो बाहर से इनकम आ रही है, वो यहाँ लिख सकते हैं। यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से इनकम आती है, वो यहाँ लिख सकते हैं। तो बाहर से कोई भी सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी आ रही है तो वो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एग्रीकल्चर से कोई इनकम रिसीव हो रही है, खेती बाड़ी वगैरह कोई करते हैं, वहाँ से कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो आप इस पोर्शन में शामिल करेंगे। उसके बाद आते हैं टैक्स चार्जेबल में। टैक्स चार्जेबल में डिडक्टेबल अलाउंस, कोई ज़कात वगैरह कटा है, कोई आपके चार्जेस जो डिडक्ट हुए हैं, जिस किस्म के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। टैक्स रिडक्शन है, ये लंबी कहानी है, बात की बात है। उसके बाद टैक्स क्रेडिट, ये भी बात की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे। एडजस्टेबल टैक्स, जो ज़रूरी बात है फ़िलहाल वो उसकी बात कर रहे हैं। एडजस्टेबल टैक्स में यहाँ पर अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी सैलरी जितनी भी बनी, उस कंपनी ने आपकी सैलरी में से पहले ही इनकम टैक्स काट लिया। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, जैसे मेरे दोस्त लोग काम करते हैं तो उनकी सैलरी में से कंपनी वाले खुद ही इनकम टैक्स काट के खुद ही एफबीआर को जमा करवा देते हैं, लेकिन फॉर्म आपको ही जमा करना है। वो फॉर्म नहीं जमा करवाएंगे, ये फॉर्म आपको ही भरना है। मिसाल सुनिएगा, मेरी गौर से मिसाल सुनिएगा। मेरा एक दोस्त काम करता है, मेरे दोस्त का नाम है बशीर, मैं ऐसे ही मिसाल ले ली। बशीर एक कंपनी में काम करता है, कंपनी वालों ने उसकी सैलरी बनाई, भाई पूरे साल की सैलरी आपकी हुई है 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए में 6 लाख से ज़्यादा हो गई तो 1 लाख रुपए पे टैक्स कटा। अब 1 लाख रुपए पर जितना भी टैक्स कटा, 2,500 रुपये टैक्स बनता है, 2.5%, तो 2,500 रुपये टैक्स बना। अब वो 2,500 रुपये कंपनी वालों ने काट लिए, काट के एफबीआर को जमा भी करवा दिए। लेकिन ये जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म आपकी कंपनी यानी बशीर की कंपनी ये फॉर्म जमा नहीं करवाई। क्यों नहीं? क्योंकि भाई बशीर की कंपनी में तो 2,000 एम्प्लॉय काम करते, किस किस का फॉर्म बैठ के जमा करवाएगी? उसका काम सैलरी में से टैक्स काटना और जमा करवाना है। ये फॉर्म भरना किसका काम है? ये फॉर्म भरना बशीर का काम है। अगर बशीर को फॉर्म भरना आता है तो खुद भरे, और अगर नहीं भरना आता तो किसी टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करे, उससे बोले कि भाई मेरा फॉर्म भर दो, वो आपसे रब्ता करेगा, आप उसका फॉर्म भर दीजिएगा। तो अगर कंपनी ने आपकी सैलरी में से पहले ही टैक्स डिडक्ट कर लिया है तो वो इस पोर्शन में लिखा जाएगा। और कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ नहीं लिखा जाएगा, बल्कि यहाँ लिखा जाएगा टैक्स कलेक्टेड यानी टैक्स डिडक्टेड के अमाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर बैंक से पैसा निकाला, उस पर विड्रॉ करने पे कोई टैक्स कटा है तो वो यहाँ लिखा जाएगा। अच्छा, उसके अलावा और जो ज़रूरी बात है, मिसाल के तौर पे टेलीफोन बिल, टेलीफोन का मतलब होता है जो आपका टेलीफोन का बिल होता है ना, पीटीसीएल, उस बिल पर अगर कोई टैक्स कटा है तो वो आप यहाँ पर लिखते हैं, बिल्कुल उस पर टैक्स कटता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सेलफोन बिल, अगर आपका कोई सेलफोन है और सेलफोन पर बिल कट रहा है, यानी कि पोस्ट पेड जो बिल आते हैं आपके, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो उस पर अगर कोई टैक्स कटा है तो वो आप टैक्स यहाँ पर लिखेंगे, किसमें? टैक्स कलेक्टेड के कॉलम में। अब ये मिलेगा कि सर हमें कैसे पता चले कितना कटा है? तो जनाब आप जिस कंपनी का सेलफोन यूज़ करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबिलिंक यूज़ कर रहे हैं या आप यूफोन यूज़ कर रहे हैं, टेलीनॉर यूज़ कर रहे हैं, उसकी ऐप होती है। उस ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें मिलेगा टैक्स सर्टिफिकेट। अब वो टैक्स सर्टिफिकेट जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना टैक्स मेरा काटा गया है। ठीक। उसके बाद अगर प्रीपेड कोई कार्ड है, कोई भी आपका प्रीपेड टेलीफोन है, कार्ड है, तो उस पर जितना भी टैक्स कटा वही तरीक़ाकार है, तो वो टैक्स आप यहाँ पर लिखेंगे। फ़ोन यूनिट, इंटरनेट बिल अगर है, उस पर कोई कनेक्शन कोई भी टैक्स कटा है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो टैक्सेस जो है वो यहाँ पर लिखे जाएंगे।
ठीक है जी। उसके बाद ये है कैपिटल एसेट्स, यानी अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो इस पोर्शन में शामिल की जाएगी, यानी कि कोई भी लैंड है, कोई और प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है वो इस पोर्शन में आएगी। फिलहाल ये शो नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आते हैं कंप्यूटेशन पे। ये आपने नहीं छेड़ना है। कंप्यूटेशन का काम ये जब कैलकुलेट करते जाएंगे, जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेशन होती जाएगी। ये आपका काम नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर मामला सारे शो होते रहेंगे। ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब आते हैं, जितना टैक्स आप पर ड्यू होगा वो यहाँ पर शो होगा एडमिटेड टैक्स के नाम से। जो भी आप पर ड्यू होगा वो यहाँ पर आपके पास शो होगा, और अगर आपने ज़्यादा टैक्स जमा करवा दिया तो वो यहाँ पर रिफंडेबल इनकम टैक्स के नाम से शो होता रहेगा। अच्छा, उसके बाद है वेल्थ स्टेटमेंट। टैक्स जमा होना एक अलग काम है। वेल्थ स्टेटमेंट क्या है? वेल्थ स्टेटमेंट में आपको ये बताना होता है कि भाई मेरे पास इतने एसेट्स थे, उसमें उसके बाद मेरे पास इस साल इतनी इनकम आई। फॉर एग्जांपल मेरे पास बैंक में पड़े हुए थे पिछले साल 2 लाख रुपए, इस साल मेरे पास आमदनी आई 7 लाख रुपए, तो कितने हो गए? 9 लाख रुपए। अब वो 9 लाख रुपए मैंने कहाँ खर्च किए उसका हिसाब देना है, और खर्च करने के बाद कितने पैसे बचे उसका हिसाब देना है, यानी पूरा हिसाब आपको देना है, छोड़ेंगे नहीं आपको। ये है पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस में अगर ये याद रखिएगा कि ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो सैलरीड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, तो जो भी आपके घर के अखराजात हैं वो यहाँ लिखने हैं। अब अगर आपको पता है कि मेरे घर का रेंट कितना है वो यहाँ लिखिए, रेट, टैक्सेस, चार्जेस, गैस पर जो भी है वो यहाँ लिखिए, सॉरी, व्हीकल रनिंग यानी गाड़ी के मेंटेनेंस का जो खर्चा, एंड सो ऑन। आप खर्चों के नाम पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। अच्छा सर, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि सर मैंने पूरे साल अपने घर का खर्चा लिखा थोड़ी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप फॉर एग्जांपल किसी का टैक्स फाइल करते हैं, किसी अंकल का है, कोई 35 साल के अंकल है सब, या 40 साल के अंकल, 35 साल के अंकल नहीं होते, बुरी बात होती है कोई 40-45 साल के अंकल है और वो कहते हैं कि बेटा मेरा इनकम टैक्स फाइल कर दो, मेरा रिटर्न भर दो। आप उनसे पूछिए अंकल ये बताइए कि आपने पूरे साल में कितना खर्चा किया? बोलते हैं मैंने पूरे साल में कोई 6 लाख रुपए खर्च किए होंगे। अंकल हिसाब दीजिए कहाँ कहाँ खर्च किए। मतलब पागल वागल हो गए बेटा, मैं छोटे छोटे बड़े पैसों का तो हिसाब देता हूँ। हाँ मुझे रेंट पता है, मैंने रेंट कितना दिया है, बिजली के बिल की कॉपी निकाल लूँगा, चलो मैं उसका हिसाब दे दूंगा, बच्चों की फीसेस का हिसाब दे दूंगा, एजुकेशन का हिसाब दे दूंगा, लेकिन बाकी हिसाब कहाँ से लाऊँ? जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो तो कहीं लिखता ही नहीं हूँ। तो अगर आपको बड़े खर्चे पता हैं तो वो यहाँ लिख दीजिए, और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर है अदर पर्सनल यानी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। डायरेक्ट पूरे साल के अंकल ने बताया कितने थे, 6-7 लाख रुपए जो भी है वो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, खत्म हो गई बात। उसके बाद ये है आपके पर्सनल एसेट्स और पर्सनल लाइबिलिटीज़। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है वो यहाँ लिखेंगे, कोई कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल यानी नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी है वो यहाँ लिखेंगे। बिजनेस कैपिटल अगर है, यानी अगर आपके सैलरी के साथ साथ अगर कोई बिजनेस भी है वो यहाँ लिखेंगे। इक्विपमेंट अगर कोई है घर का, नॉन बिजनेस का मतलब घर का कोई इक्विपमेंट अगर है यानी कंप्यूटर वगैरह है वो यहाँ लिखेंगे। कोई एनिमल है अगर बिजनेस का नहीं घर का, कोई जानवर है, गाय बकरी वगैरह पालते हैं वो अगर है वो यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किए, शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह कुछ खरीदे हुए हैं आपने तो वो यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा कोई डेट वगैरह है आप पर नॉन बिजनेस वो यहाँ लिखेंगे। गाड़ी है वो यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा प्रीशियस पोजेशन कोई कीमती गोल्ड वोल्ड वगैरह वो यहाँ लिखेंगे। हाउस होल्ड इफेक्ट यानी घर पे जो सामान रखा हुआ है, फ्रिज वगैरह, टीएलसीडी वगैरह, उसकी कीमत यहाँ लिखेंगे। पर्सनल आइटम ज़ाती चीज़ है वो यहाँ लिखेंगे। कैश कितना है घर का, बिजनेस का, देखिए कुछ भी बिजनेस का नहीं लिखना है, घर पे कैश कितना है वो यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा कोई और एसेट अगर आपके पास, आपको लगता है कि मेरे पास कोई और एसेट है जिसका नाम यहाँ पर नहीं है वो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर कोई एसेट अगर आपका है वो यहाँ लिखेंगे, बुरी बात नहीं लिखते, ये आ जाएंगे आपके पास टोटल एसेट्स। उसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है, कोई कर्जा वगैरह है तो वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आपके पास टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस करके आपके पास एक आंसर आ जाएगा। इसके बाद आइए रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट। ये आपके नेट करंट एसेट्स होंगे करंट ईयर के, कि इस साल आपके पास कितने एसेट हैं, जो भी एसेट होंगे ये शो होंगे प्रीवियस ईयर के एसेट। ठीक, और यहाँ शो होगी आपकी इनकम। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाई मेरे पास पिछले साल थे 2 लाख रुपए, तो वो यहाँ शो होंगे 2 लाख। इस साल मैंने कितनी इनकम कमाई 7 लाख, तो 7 लाख रुपए यहाँ शो होंगे। ठीक, यहाँ पे भी शो होंगे और यहाँ पे भी शो होंगे। 7 लाख मैंने कमाए, प्रीवियस ईयर के कितने थे 2 लाख, कितने हो गए 9 लाख। अब सपोज कीजिए कि 9 लाख में से मैंने अपने एक्सपेंसेस में यहाँ पर दिखा दिया कि 9 लाख रुपए में से मेरे पास से 8 लाख रुपए खर्च हो गए, तो अब मेरे पास कितने के एसेट्स बचेंगे? अब मेरे पास नेट एसेट करंट ईयर के बचेंगे 1 लाख रुपए, वो यहाँ शो होंगे। और यही आंसर जो है वो मेरे पास यहाँ पर वेरीफाइड। ये जब आप इस स्टेटमेंट को हम बनाना बिल्कुल सिखाएंगे, वेल्थ स्टेटमेंट की ये रिकन्सिलेशन कैसे बनती है, जब हम इसे बनाएंगे तो याद रखिएगा कि यहाँ पर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो शो होना चाहिए। अगर यहाँ ज़ीरो शो नहीं होता बल्कि यहाँ पर कोई और अमाउंट शो होता है तो इट मीन्स कि आपने कोई गड़बड़ की है। गड़बड़ की है तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको, इनफ्लो पैसा कहाँ से है, जो आपकी सैलरी से इनकम आई होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कहीं और से कोई इनकम आई, किस सोर्स से इनकम आई, जहाँ पर लिखा हुआ है फॉरेन रेमिटेंस आई है, इनहेरिटेंस आई है, गिफ्ट मिला है, कहीं से भी कोई भी इनकम वगैरह आई है वो सब आप यहाँ पर शो करते चलाएंगे। हाउस होल्ड आउटफ्लो, जो भी खर्चे वगैरह हुए हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस वो यहाँ शो हो जाएंगे, किसी को गिफ्ट वगैरह दिया है उसके खर्चे यहाँ शो हो जाएंगे, एंड सो ऑन, जितने भी खर्चे होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये है आपके पास इसका फॉर्मेट कि जब आप सैलरी फाइल इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो वो इस प्रोसीजर पर फाइल की जाएगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ, बंद करने के बाद ये मेरे ड्राफ्ट में आ जाएगा। कहाँ गया भाई ड्राफ्ट, गायब हो गया। सही, अच्छा ये इसलिए गायब हो गया कि जो मेरा इनका जो नेट है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो वरना भी यहाँ पर शो होता है। देखता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, नेट नहीं चल रहा। खैर नेट नहीं चल रहा, लेकिन बहरहाल मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, देखिए घूमे जा रहा है। खैर, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें पता चल गई होगी। अब हम क्या सीखेंगे, कुछ ज़रूरी बातें, अब बहुत ज़रूरी बात है, अब हम ये सीखेंगे कि सर मेरा तो अकाउंट ही नहीं है, मैं अकाउंट कैसे क्रिएट करूँ। तो जिसका एनआईसी होगा ज़रूरी है कि उसी के नाम पर एक सिम होनी चाहिए। ऐसा हो कि जैसे मेरा एक दोस्त है, सिम तो है उसके पास, लेकिन सिम उसके नाम पर नहीं है, वो किसी और दोस्त के नाम पर है। तो जिसका एनआईसी होगा, जिसका आप अकाउंट बना रहे होंगे एफपीआर पे, उसका एक एनआईसी होगा। ये देखिए आ गया भाई अब मेरे पास। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलो भाई ये फिर सो गया ये। तो जिसका एनआईसी होगा उसी का एफबीआर पे अकाउंट बनेगा, और सिम जो होगी वो उसके नाम पर होनी चाहिए, क्योंकि उसके नाम पर सिम को ही वो वेरीफाई करेगा। तो हम यहाँ पर अपना एनटीएन बनाना सीखेंगे, यानी अपना अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न भरना सीखेंगे, किसका, एक सैलरीड पर्सन का। इनकम टैक्स रिटर्न भरना सीखेंगे एक बिजनेस का। बिजनेस कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी सीखेंगे। इसके अलावा ये चेक करेंगे क्या हमारा नाम गवर्नमेंट की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो कैसे आता है, और अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो उसका क्या तरीक़ार होगा, क्या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कि हमारा नाम भी एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ जाए। ठीक, टैक्स सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं, हमें अपने नाम, जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं ना, आपका बिजनेस चल रहा है, बैंक वाला बोलेगा अकाउंट आपके नाम पर ही खुलेगा। सही, जैसे आपका नाम बशीर है, आप बोले मेरा मेरा कारोबार है, उसका नाम है एबीसी कंपनी, लेकिन मेरे एनआईसी पे बशीर लिखा हुआ है, तो आपका बैंक वाला जो है बशीर के नाम पे ही अकाउंट खोलेगा। आप बोलेंगे नहीं मुझे एबीसी कंपनी के नाम पे चाहिए, तो उसके लिए क्या तरीक़ार होता है, कंपनी के नाम पे अकाउंट कैसे खुलता है, यानी बिजनेस के नाम पे अकाउंट कैसे खुलेगा, हम वो भी सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम इस कोर्स में क्या डिस्कस करेंगे, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको आसान तरीके से समझाऊँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कोर्स के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।